7:01 हो गए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। अ, आज थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। आज सुबह मेरी हरमन से बात हो रही थी, तो हरमन ने मुझे ऑनेस्टी के बारे में कुछ नई चीजें बताई जिस पे मेरा ध्यान नहीं था। और मुझे ये महसूस हुआ कि हमारी शब्द जो है, जो इंटेंजिबल चीजें हैं, जैसे हम पढ़ते आए हैं साइंस में कि दो तरह की चीजें होती हैं, एक होती है टेंजिबल, एक होता है इंटेंजिबल। सुनील जैन जी आए हैं। 7:01 हो चुका है, तो आई विल रिक्वेस्ट सुनील जी कि आप सर फेसबुक पे देखें। एंड सॉरी सर कि मैं एडमिट नहीं कर पाऊंगा अभी आपको, रियली सॉरी फॉर दैट। तो मैं बेसिक से शुरू करता हूँ और जहां तक मेरी समझ है मैं वहां तक आपको लेके जाता हूँ। बहुत गहराई में नहीं जाएंगे, लेकिन 50% तक भी अगर हम लोग चले गए तो बेसिक डेफिनेशन जो मेरे हिसाब से है इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी और लॉयल्टी की, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो मेरी समझ के हिसाब से है। संपूर्ण नहीं है ये, बट हाँ इतनी है कि जो मुझे लगता है कि इतनी तो वो समझ में आनी चाहिए, मुझे तो आनी चाहिए कम से कम, जो मुझे में आई आई है समझ में। तो सबसे पहले आता है कि बेसिक हम लोग साइंस में पढ़ते थे कि दो तरह की चीजें होती हैं। एक होती है टेंजिबल, जिनको छुआ जा सकता है, जिनको आप उठा सकते हो, जिनमें वेट होता है। और एक होती है इंटेंजिबल, जिनको आप महसूस कर सकते हो लेकिन आप उनको छू नहीं सकते, है ना। तो इसके कुछ एग्जाम्पल अगर हम सिंपल लें तो जैसे एक पत्थर है, तो पत्थर एक टेंजिबल चीज है। और ऐसे ही अगर हम लोग बात करें एयर, तो एयर एक इंटेंजिबल चीज है। और फिर हम लोग अगर थोड़ा सा और बारीकी में जाएं तो फिर बहुत सारी चीजें हैं। आपकी फिजिकल चीजों को समझने में कोई खास दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उनकी डेफिनेशन और उनकी समझ ज्यादातर लोगों की सेम होती है। अगर पानी है, पत्थर है, पेड़ है, गाड़ी है, कोई स्पेसिफिक मॉडल नंबर है, तो उसको समझना सब लोगों के लिए, ज्यादातर लोगों के लिए आसान है। लेकिन जब बात आती है इंटेंजिबल चीजों की, तो उनकी डेफिनेशंस हमारे माइंड में बहुत अलग अलग तरह से। और ये मैंने पिछले कुछ टाइम में जब मैंने कुछ अपने सीनियर ट्रेनर के साथ काम किया, तो उन्होंने मुझे इस चीज के बारे में मेरा ध्यान गया कि यार हम बोलते हैं एक वर्ड है लव। अब लव से सैकड़ों लोग उसको सैकड़ों तरीके से डिफाइन करते हैं। मुझे एक पुरानी कोटेशन याद आ गई। मैं कल किसी ने पूछा मेरे से सेशन में, सर लाइफ क्या है, व्हाट इज लाइफ। मैंने कहा लाइफ की दुनिया भर की डेफिनेशन है भाई, अब तुम देखोगे तुमको कौन सा समझ में आती है। किसने बोला लाइफ इज अ सॉन्ग, सिंग इट। लाइफ इज अ डांस, डू इट। लाइफ इज अ गेम, प्ले इट। लाइफ इज अ रेस, रन। और ऐसे दुनिया भर के सैकड़ों शब्दों में बताया जा सकता है, और सब अपनी जगह पे उसको रिलेट भी कर सकते हैं और उनके हिसाब से वो ठीक भी हो सकता है। तो ये हमारे सामने इंटेंजिबल चीजों का चैलेंज है कि जिनकी डेफिनेशन हमें लगता है कि हम प्यार बोलें तो सामने वाला प्यार समझे, बट वो प्यार से क्या समझ रहा है और मैं प्यार से क्या कन्वे कर रहा हूं, अगर मैं उसको क्लियर नहीं करूंगा तो हो सकता है कि हमारे माइंड में बिल्कुल ही दो डिफरेंट मीनिंग हो। जो कि मैं पिछले काफी समय से बहुत आसान भाषा में इसको अपने अलग अलग सेशंस में जो मेरे चल रहे हैं अभी, इसके अलावा जो सेशंस होते हैं मेरे कॉर्पोरेट में, उनमें मैं इस पे बहुत काम किया, तो मुझे समझ में आया कि बहुत लोगों की डेफिनेशन बिल्कुल अलग होती है। और उनके लिए सरप्राइजिंग होता है कि कोई बंदा उसकी डेफिनेशन ऐसे कैसे दे सकता है। हमें लगता है कि मेरी डेफिनेशन जो है वही डेफिनेशन सही है। तो आज हम लोग थोड़ा बात करेंगे, ये जो इंटीग्रिटी ऑनेस्टी है उसकी मेरी डेफिनेशन क्या है, जो मैं समझता हूँ बेसिक लेवल की। एडवांस लेवल की डेफिनेशन नहीं दो रहा मैं, बट मुझे जो बेसिकली समझ में आ रही है अभी और जिससे मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, वो डेफिनेशन क्या है और मेरी उसको लेकर अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो ऑनेस्टी के ऊपर मैंने शायद हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है और जो मेरा फेसबुक पेज है उस पे मैंने एक वॉलपेपर शेयर किया हुआ है, और मैं उसको सबसे ज्यादा जो रिलेट करता हूँ उसी से रिलेट करता हूँ। उसमें लिखा हुआ है इंटीग्रिटी इज व्हेन यू आर ट्रू टू योरसेल्फ। या आप उसको दूसरे शब्दों में कहें कि जब आप बाहर की और अपने अंदर की सच्चाई को जान लेते हैं, या जो आपके बाहर की सच्चाई है और जो अंदर की सच्चाई है, उन दोनों को आप देख पाते हैं और उसको स्वीकार करते हैं एज इट इज, वो है इंटीग्रिटी। इसको मैं इलेबरेट करूंगा इसको कि मेरे हिसाब से मैंने क्या समझा है इसको। बाहर की सच्चाई क्या है उसको समझना आसान है कि हाँ मेरी एज ये है, और मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ, मैंने ये कपड़े पहने हैं, मेरे पास ये गाड़ी है ना, मैंने ये डिग्री लिया है, मेरे फैमिली में ये लोग हैं।
अभी फिलहाल हालत ठीक नहीं चल रही है मेरी, अभी फिलहाल जितना मेरे को चाहिए उतना मैं कमा नहीं पा रहा हूँ, है? तो ये सारी चीजें डिफाइन करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर थोड़ा सा भी आपके अंदर समझ है तो आप इन चीजों को डिफाइन कर सकते हैं। ये बाहर की सच्चाई है। और कई बार हम बाहर की सच्चाई को भी एक्सेप्ट नहीं करते एज इट इज। उसमें भी हम लोग नमक मिर्च मसाला लगा के बताते हैं। हम बहुत करते हैं। मुझे एज अ ट्रेनर याद आ रहा है कि हम चीजों को मुझे लगा पर्सनली कि ज्यादातर मैंने देखा है कोशिश की ट्रेनर चीजों को अलंकारित करके बताते हैं। अपने कितने सेशन का चार्ज करते हैं, वो कितना बिजी हैं और कितनी सारी चीजें हैं, तो उसमें अलंकार लगा के बताते हैं। क्योंकि सच्चाई शायद ना तो वो खुद स्वीकार करना चाहते हैं और ना ही चाहते कि सामने वाला उस सच्चाई को जाने। क्योंकि दोनों लेवल पे वो उनको लगता है कि इमेज खराब हो जाएगी मेरी अगर लोगों को सच्चाई पता लगी। जैसे मैं आपको बताऊं, जब एज ए ट्रेनर हम काम कर रहे थे, मैं अभी भी कर रहा हूँ, तो एक सेशन, दो सेशन महीने में मिलते थे। लेकिन ये बताना लोगों को बड़ा मुश्किल होता था कि भाई एक दो सेशन ही मिल रहे हैं और उसके भी सिर्फ 4-5 हज़ार रुपये पर सेशन मिलता है। और कई बार तो वो भी नहीं मिलता। तो ये बाहर की सच्चाई थी एक लेवल पे। और इसको भी स्वीकार करना आसान नहीं होता। ये है हमारी एक बाहर की सच्चाई। ये भी आसानी है स्वीकार करना। और इसको आपको किसी को ढिंडोरा नहीं पीटना है। इंटीग्रिटी में आपको किसी को ढिंडोरा पीट के बताना नहीं है कि भाई मेरी हालत बहुत खराब चल रही है, अभी कुछ हो नहीं रहा है। नहीं, आपको स्वीकार करना है कि इस वक्त ऐसा चल रहा है। अरे ये चल रहा है। ये इस मोमेंट की सच्चाई है कि आज की डेट में मैं ये इतना काम मेरे को मिल पा रहा है, मैं इतना कमा पा रहा हूँ, मेरे पास अभी ये है, ये चीज नहीं है। जो टेंजिबल चीजें हैं, ये है एक बाहर की सच्चाई मेरे हिसाब से। दूसरी थोड़ी सी बारीक है, क्योंकि अंदर की जब बात आती है तो वो अंदर की चीज को तो छूना है नहीं आसान। अंदर की सच्चाई क्या है? हम ट्रेनिंग में बताते हैं कि फियर्स होते हैं इंसान के अंदर, आपके डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, बिलीफ सिस्टम होता है, कंडीशनिंग होता है, आपका एक पर्टिकुलर बायस्ड थिंकिंग हो सकती है, आपके अंदर जेलसी हो सकती है, हेट्रेड हो सकता है। और अगर हम लोग दूसरी भाषा में कहें, जो हमारी पुरानी भाषा, उसमें बोलते हैं आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है। ये स्वीकार करना, और कितना है अभी फिलहाल वो डोमिनेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये स्वीकार करना, ये है इंटीग्रिटी मेरे हिसाब से। तो इसमें वो चीजें भी आ गई आपकी, और भी इसके ऊपर बात की जा सकती है। बट मुझे लगता है कि अगर हम लोग ये बाहर की सच्चाई जो कि सिंपल सिंपल सी होती है, वो अगर आप एक्सेप्ट कर ले अपने अंदर कि भाई अभी फिलहाल की हालत ये है मेरी, और अंदर में मेरे ये चलता है, ये डर है, ये मेरी ड्रीम्स है, और ये मैं बनना चाहता हूँ। और हो सकता है कि आप बाहर फेक कर रहे हो, अंदर में आपके डर हो और आप बाहर दिखा रहे हो कि नहीं बहुत बढ़िया है। हो सकता है पॉसिबल, और हो सकता है कि आपको उससे हेल्प भी मिले, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। बट ये इंटीग्रिटी नहीं है। तो कम से कम ईमानदारी से अपने अंदर एक्सेप्ट करना उस चीज को, ये मेरे हिसाब से इंटीग्रिटी है। ये है शुरुआत, कि जब हम बाहर और अंदर की आंख खोल के अपने आप को जान लेते हैं कि अभी फिलहाल मैं यहाँ पर हूँ, और अपने आप को हम लोग स्वीकार भी कर लेते हैं कि भाई फिलहाल अभी ऐसा ही है, एकदम से तो कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है नहीं। थिंग्स विल टेक टाइम। तो ये है मेरे हिसाब से इंटीग्रिटी। अब दूसरा वर्ड ऑनेस्टी। अब ईमानदारी क्या होती है? अब अभी तो आप पहले अपने अंदर ही बात कर रहे हो, अपने अंदर ही स्वीकार कर रहे हो, अपने अंदर ही रियलिटी को देख रहे हो। उसमें भी आप, क्योंकि माइंड ना उसमें भी नमक मिर्च लगाता है, अलंकार लगाता है माइंड अपने अंदर ही अंदर। उसको देख पाना बड़ा मुश्किल लगता है मुझे पर्सनली, मेरे लिए बहुत मुश्किल था। जब तक विशाल भाई मेरी लाइफ में नहीं आए थे, तो मैंने अपने अंदर की सच्चाई को स्वीकार ही नहीं किया। मैं बोलता सब बढ़िया यार, मेरे अंदर कोई डर है नहीं, और ऐसे कोई बहुत ड्रीम्स भी नहीं है, मुझे बहुत पैसा कमाना भी नहीं है, और मेरे अंदर कोई ज्यादा अहंकार भी नहीं है, और सब ठीक है यार, बहुत बढ़िया है, कोई ऐसे कोई हाईली कंडीशनिंग भी नहीं है, कोई ऐसे बिलीफ सिस्टम भी नहीं है, सब कुछ ठीक है। लेकिन ऐसा था नहीं।
जब तक विशाल भाई नहीं आए थे हमारी लाइफ में। जब उन्होंने बोला कि भाई देखो, शांत होके ऑब्जर्व करो कि क्या चल रहा है आपके मन में, और एक ब्रेथ के थ्रू आप इससे कैसे कनेक्ट हो जाएं, शांत होकर देखो, तो पता लगा कि अरे बाप, बाप रे बाप, ये तो बहुत सारे माल पड़ा हुआ है अंदर में, जो बहुत परेशान करता है। और शायद इसी वजह से हम आराम से बैठ ही नहीं पाते। हम कहीं न कहीं बाहर एंगेज होते हैं ताकि हमारा मन बहलता रहे, हम अंदर की गंदगी को ना देख पाएँ। और ऐसे बाहर की है भाई, बाहर काम नहीं है, लेकिन हम दिखा रहे हैं कि भई बिल्कुल है। हमारे यहाँ पे मेरी माताश्री जो कि आज नहीं है, लेकिन वो कई बहुत गहरी बातों को बहुत कम शब्द में बोल देती थी। एक बोलती थी वो, "शहर की लाली, मुँह चिकना पेट खाली।" यानी कि हमारा चेहरे से तो दिखेगा कि हमारा पेट भरा हुआ है, लेकिन अंदर कुछ है नहीं। इसी को दूसरे शब्द में बोलते हैं, ऊंची दुकान फीका पकवान। बाहर से लग रहा है दुकान बहुत शाही है, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा, बट अंदर में उसके जो स्वीट्स है उसमें मिलावट है और उसमें वो चीज है नहीं। तो ऐसे बहुत सी बातें मैंने अपनी मदर से सीखी हैं, और मेरे ख्याल से ये हरियाणा के कल्चर में भी है कि कुछ अलग अलग बातों को अलग अलग एक्सप्रेशन से बोल पाना। और सुनील जैन जी की शिद्दत है कि वो अभी भी वेटिंग रूम में है। तो मैं थोड़ा-सा आज असम्पशन ले रहा हूँ कि अगर इतना बंदा बैठा हुआ है, तो आज मैं उनको एडमिट कर रहा हूँ। आगे ऐसा होगा नहीं होगा आई डोंट नो, बट अभी फिलहाल के लिए मैं उनको एडमिट कर रहा हूँ। तो ये है हमारी सच्चाई, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल से स्वीकार करना, बाहर की भी और अंदर की भी। ये है इंटीग्रिटी। तो ये स्वीकार कर लिया कि अंदर भी बहुत कुछ काम करना है और बाहर भी बहुत कुछ काम करना है। यहाँ से शुरुआत हुई। तो जब तक ये शुरुआत नहीं होगी तब तक ऑनेस्टी बहुत दूर है। क्योंकि ऑनेस्टी के लिए तो और ज्यादा करेज चाहिए, इसके लिए भी बहुत करेज चाहिए, बट ऑनेस्टी के लिए तो और भी ज्यादा करेज, क्योंकि आपको अब लोगों से जहां तक पॉसिबल हो पाए, अगर कॉन्टेक्स्ट है, अगर वो सामने वाला जानना चाह रहा है, तो आप उसको जितना अच्छे से हो पाए उतना साफ साफ सीधा सही उत्तर दें स्पेसिफिकली। बट ये तो और भी मुश्किल है। कोई आपसे पूछे कि सर आप कितना, आपने सुना ना, एक एक जनरली हम लोग बोलते भी हैं कि एक लेडी से उसकी उम्र और एक बंदे से उसकी इनकम नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर संभावना है कि वो झूठ बोले। तो आप बंदे से पूछो कितना कमा रहे हो, तो बहुत कम लोग मिलेंगे जो बताएंगे कि इतना ही कमा रहा हूँ। हो सकता है वो कुछ अलंकार लगा के बताएं उसमें। बाकी मुझे लेडीज का एक्सपीरियंस नहीं है कि अपनी एज को कम बताती हैं ज्यादा बताती हैं, बट ज्यादातर सुनने में आता है कि एक दो साल आदमी कम करके ही बताता है। ये है बाहर की ईमानदारी। और मैं नहीं कह रहा हूँ कि 100%, बट जहां तक पॉसिबल हो पाए 60%, 80%। क्योंकि अगर 100% आ जाए तो वो एक अलग ही लेवल है। बट एटलीस्ट अगर आप 80% तक भी ईमानदार हो जाते हो, तो मुझे लगता है कि एग्जाम्स में होता है ना, एक मेरिट बोलते हैं उसको, अगर आप 80+ नंबर आते हैं। ये बाहर की ईमानदारी है। विश्व मोहन जी ने मेरे को फोन किया, मैंने फोन नहीं उठाया, और बाद में मैंने कोई बहाना सुना दिया, बोल दिया कि मैं बहुत बिजी था, जबकि सच्चाई ये थी कि मैं सो रहा था। बट मैं इनको क्या बोल रहा हूँ कि मैं बहुत बिजी था सर काम में, एंड आई एम इन द मिडल ऑफ समथिंग। कॉर्पोरेट में यूज करते हैं, जब आप किसी को रिप्लाई नहीं करते, रीजन कई बार कुछ और होता है, बट उनकी एक टेक्निकल ये लाइन होती है, सर आई एम इन मिडल ऑफ समथिंग, कैन आई कॉल यू बैक। हो सकता है कि वो सच में मिडिल में हो, या बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसी बात जो है भाषा आ जाती है कि अभी इससे बात नहीं करनी, या अभी ये मेरी प्रायोरिटी नहीं है, या मैं अभी किसी काम में लगा हूँ। सचमुच में तो ये लाइन ठीक लगती है, लेकिन कई बार मैंने देखा है कि लोग ऐसे ऐसे बहाने बनाते हैं कि सच्चाई कुछ और होती है। जैसे आपने क्लासिक एग्जाम्पल देखा होगा बच्चे का, कि हम बच्चे को ऑनेस्टी सिखाते हैं कि बेटा ईमानदार होना, ईमानदार होना। बच्चा कहता है ठीक है ईमानदार होना है। तो अब पापा घर पे है और बाहर से एक अंकल आ गए, बाई चांस पापा को उनके पैसे देने थे। तो अंकल आए, पूछा पापा घर पे है? तो लड़का अंदर गया भाग के पापा से। अब ऑनेस्टी की बातें करनी तो बहुत आसान है, लेकिन ऑनेस्टी को झेलना तो इतना आसान नहीं है। तो बच्चे ने पूछा पापा अंकल आए हैं। अब अंकल आते उनको पता लगा कि अरे इसको पैसे लेने आए हो, मेरे पास तो पैसे है नहीं और सामना करने की हिम्मत नहीं है। तो बोला कि बेटा जाके बोल दे कि पापा घर नहीं है। ये क्लासिक एग्जाम्पल आपने सुना होगा, और ऐसे दुनिया भर के एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप रिलेट कर सकते हैं इसको। बच्चा गया बाहर, जाके बोला कि पापा कह रहे हैं कि वो घर पे नहीं है। तो वो समझ गए कि गड़बड़ है, कुछ करना नहीं चाह रहा। फिर उसके बाद वो आया, उनकी कहा सुनी हुई होगी। अब फादर साहब गुस्सा हो गए कि मैंने बोला था इसको कि भाई
बोल दे उसको मैं नहीं हूँ, बट बच्चा है क्योंकि उसको मैनिपुलेट इतना करना आता नहीं है। आप चैप्टर तो सिखा रहे हो ऑनेस्टी का, फिर आप उसको साथ में सिखा रहे हो मैनिपुलेशन जो किसको आती नहीं है, और फिर आप उसको सारा गुस्सा उस पे निकाल देते हो। तो फिर वो क्या लगता है उसको कि भाई ये ऑनेस्टी की ना सिर्फ बातें ही ठीक लग रही है। अब मैंने ईमानदारी से बोला तो पिटाई हुई, तो अगली बार ईमानदारी से बोलूंगा तो हो सकता है पिटाई हो, तो इससे अच्छा है कि हम गोलियां ही दें। तो वो भी धीरे-धीरे मैनिपुलेशन सीख जाता है, और जब एक टाइम पे जाके बड़े मैनिपुलेशन भी करता है, छोटी करता है, फिर आपको गुस्सा आता है कि मैनिपुलेशन क्यों कर रहा है? अरे भैया सिखाने के पीछे तो देखो कौन जिम्मेदार है उसके। आप क्या सिखा रहे हो अपने एक्शन से उसको? क्योंकि बातों से सिखाने में तो ज्ञान की कमी है ही नहीं आज की डेट में। हर कोई भरा पड़ा है ज्ञान से। ज्ञान बाँटने के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी ऑनेस्टी की बात कर रहा था मैं अपने एक फ्रेंड से अभी। मैं आपको नाम बता ही देता हूँ। अब मैंने इस डेफिनिशन सोची भी नहीं थी ये वाली उसकी। तो उन्होंने बोला कि भाई अगर आप ऑनेस्टी की बात कर रहे हो तो मैं भी कुछ बातें आपको बोलना चाहता हूँ, और वो शायद मेरे फ़ोन का वेट कर रहे थे। उन्होंने वैसे मुझे पर्सनली बताया नहीं कि उनके मन में ये 2-3 चीज़ें थी। तो मैंने कोई बात नहीं, बाय चांस आज सुबह फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि अगर तुम ऑनेस्टी की इतनी बातें करते हो, तो तुम्हारा बैकग्राउंड भी ऑनेस्ट होना चाहिए। तो बैकग्राउंड भी तुम चेंज क्यों करते हो? मेरे को सुन के बड़ा लगा, मैंने कहा ऑनेस्टी की ये भी डेफिनिशन है। अब मैंने ये थोड़ी ना कहा कि मेरा बैकग्राउंड असली है। वीडियो को ठीक दिखाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, तो फिर मैं कपड़े भी ना पहनूँ। अगर आपकी ऑनेस्टी की डेफिनेशन ये है, क्योंकि नेचुरली रहना है तो फिर कपड़े भी पहनने की जरूरत क्या है? फिर जब मैं बहुत नेचुरल होता हूँ, ब्लंट लैंग्वेज यूज़ करता हूँ, फिर कहते हो कि नहीं सर, ये भी ठीक नहीं है, ये भी बहुत कड़वा हो रहा है। तो ये ना झमेले हैं बहुत सारे, और ये झमेले इसलिए क्योंकि हमारे माइंड में बहुत झमेले हैं। हम चीज़ों को सिंप्लीफाई करने की बजाय उसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, और जितना ज्ञानी आदमी मैंने देखा है, वो उतना कॉम्प्लिकेटेड बना देता है चीज़ों को। आम आदमी चीज़ों को सिंपल रखता है। और मैं ये भी स्वीकार कर रहा हूँ आज, अभी मैंने कुछ लोगों को ग्रुप में जो हमारे व्हाट्सएप में है, मैंने कुछ लोगों को बहुत कड़वी बातें बोली, और उनमें से दोनों वो लोग हैं जिनसे बहुत कुछ सीखा है मैंने। तो उनको लगा कि यार ये बहुत अहंकार हो गया है इसके अंदर ज्ञान का। बिल्कुल सही है, बिल्कुल आता है, अहंकार आता है। मैं स्वीकार कर रहा हूँ इस बात को, बिल्कुल आता है और बहुत तगड़े वाला आता है। ये लगता है कि भाई ये सिर्फ आप ही को मालूम है, सामने वाला जो है वो कुछ भी नहीं है। ऐसा हुआ, बट वो उस मोमेंट की सच्चाई थी, उस टाइम मैं देख नहीं पाया। बाद में जब मेरे कुछ मित्र हैं, विशाल भाई से बात हुई, उन्होंने बोला कि भाई थोड़ा-सा ध्यान रखो, ये अहंकार है, ये बहुत, वो बोलते हैं बहुत कुत्ती चीज़ है ये। इतना सूक्ष्म तरीके से आता है कि पता भी नहीं चलेगा आपको। मैंने देखा कि बिल्कुल होता है ये। उस टाइम में मैं थोड़ा बेहोशी में था, तो कई बार चीज़ें फ्लो में निकल गई, और फिर देखा कि नहीं यार, ये तो अहंकार ही था भाई। ये ईमानदारी। मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा ईमानदार आदमी हूँ, या मैं ईमानदारी में मुझे कोई झंडे गाड़ने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे खुद पे बहुत काम करना है, बाहर भी बहुत काम करना है। मैं इतना पॉलिश्ड नहीं हूँ, जैसे कि मेरी अपनी अ, जो मेरी एक बहुत करीबी मेरी लाइफ पार्टनर है, तो उन्होंने बोला कि ना, आप ना ऐसे ही बैठ जाते हो, आपके कपड़े भी अच्छे नहीं होते हैं, और आप बातें भी ना बहुत वो नहीं करते हो जो कि बहुत चलती हैं। जो वीडियोज़ बनते हैं प्रोफेशनली, तो उसमें बंदा कपड़े भी बहुत डिफरेंट पहनता है, और शब्द भी यूज़ करता है बहुत ही पॉलिश्ड वाले। तो आप ये नहीं कर रहे, तो पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये उनका पर्सपेक्टिव था। और कुछ मेरे दोस्तों ने बोला कि यार तुम्हारी यही बात अच्छी लग रही है कि तुम कोई बना के नहीं बोल रहे हो, तुमने कोई ऐसा एक्स्ट्रा कोई मेकअप नहीं किया हुआ है। ये हेयर स्टाइल भी कल ही करवाया है मैंने कहा थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कैसा लगता है। किसी को यही बात अच्छी लग रही है, किसी को यही बात बुरी लग रही है। अब क्या करें? हुँ? इसका तो मुझे लगता नहीं कोई इलाज है कि कुछ ऐसा हो जो सबको अच्छा लगे। अगर इस हम लोग चक्कर में पड़ जाए, तो इसके लिए भी एक कहावत है कि आप सभी को खुश नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी कर लो, कुछ ना भी करो तब भी। आपके हाथ में कुछ ऐसा है ही नहीं कि आप सबको खुश कर दो। अरे सबको छोड़ो, एक ही पर्सन को आप लगातार भी खुश नहीं कर सकते, चाहे कितना कुछ कर लो आप। तो फिर हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में सिर्फ इतना है कि हम ईमानदारी से अपना काम करें। अगर हमारे अंदर डर है, या हमारे अंदर लालच है, या हमारे अंदर कुछ क्रोध है, कुछ भी है, तो अगर उसको हम लोग सही समय पे स्वीकार कर लें, हाँ, बिल्कुल है, आज भी है मेरे अंदर, और बहुत ज़्यादा है मेरे अंदर, तो अहंकार काफ़ी उठता है बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि मुझे बहुत बड़ा ज्ञान मिल गया है और मैंने उस चीज़ को पा लिया है, और मैं आप सबके साथ बाँटूँ उसको। और मेरे घर वालों ने बोला भाई,
अभी हमें तेरा ज्ञान नहीं चाहिए, हमें तो सिंपल वाला संदीप चाहिए। बात ठीक है उनकी यार, जब उनकी वो प्रेफ़रेंस ही नहीं है, तो मैं उनको क्यों डिलीवर कर रहा हूँ? इस चक्कर में कि मैं दिखाऊँ कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया हूँ इसके बाद। तो ये चीज़ समझ में आ रही है। दूसरा ये आ रही है कि भाई हमने डेल कार्नेगी से सीखा था कि ऑलवेज़ क्रिटिसाइज़ इन पर्सनल एंड प्रेज़ इन पब्लिक। तो एक प्रिंसिपल है, बहुत अच्छी किताब है कम्युनिकेशन स्किल्स पे, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स, टॉप 10 किताबें जो मैंने पर्सनल डेवलपमेंट में पढ़ी हैं। तो ये कमाल की किताब है, लेकिन मैंने उस रूल को खुद ही ब्रेक किया। बट उसके पीछे वो इंटेंशन अहंकार था, लेकिन ये नहीं था कि इसको नीचा दिखाना है, और हो भी सकता है कि ये था, मैं देख नहीं पाया उस टाइम पे। लेकिन बात, क्योंकि जिसको मैंने बोला उनके साथ मेरा रिलेशनशिप बहुत ही अलग लेवल पे है। बट हाँ, ये अहंकार था और मैं ये दिखाना भी चाह रहा था कि हाँ, मेरे को उनसे ज़्यादा ज्ञान हो गया है, या मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे उनसे ज़्यादा ज्ञान हो सकता है। हो गया है, लेकिन हो सकता है ऐसा कुछ भी ना हो। ये ईमानदारी है, मेरे हिसाब से। तो पहले हमने देखा इंटीग्रिटी, फिर हमने बात किया ऑनेस्टी, कि हम दूसरों के साथ स्वीकार कर लें, 100% नहीं, बट जहां तक पॉसिबल हो पाए। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, मेरे फ्रेंड से मैंने बात की कि जहां तक पॉसिबल पाए, और नहीं हो पा रहा है कोशिशों के बावजूद, तो ये भी स्वीकार करना ईमानदारी है कि भाई मैं नहीं कर पा रहा हूँ। और इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं। फ्रेंड्स में क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि आपको कुछ जरूरत पड़ जाती है। आप लगा लीजिए कई बार हमें कुछ पैसे की जरूरत पड़ जाती है। अगर पैसे की जरूरत हमें पड़ती है, तो हम अपने किसी फ्रेंड को फोन करते हैं। फ्रेंड को फोन करते हैं तो फ्रेंड क्या करता है, अगर उसके पास अच्छा फ्रेंड है उसके पास में और देने की भी नियत है, तो कहता है भाई कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल है, ले ले। बट मैंने देखा है ज्यादातर केसेस में ऐसा होता नहीं है। तो फ्रेंड कहता है कि यार अब ये मैं इसको दूंगा तो सही, लेकिन क्यों दूं इसको मैं? ये वापस करेगा नहीं करेगा, या जब मेरे को जरूरत पड़ेगी मेरे काम आएगा नहीं आएगा? और कई बार ऐसा बोलता है आदमी कि भाई अभी रुक जा, मैं तेरे को अब बताता हूँ, अभी होल्ड कर, मैं कुछ पूछता हूँ। और फिर कुछ टाइम बाद वो आपके फोन ही उठाना बंद कर देता है। और हमारे हरियाणा में तो ऐसा बोलते हैं कि अगर आपको किसी को टेस्ट करना हो कि वो सच में कैसा है, या तो उससे पैसे ले लो या उसको पैसे दे दो, और उसके बाद देखो आप उसका रूप। आदमी बदल जाता है दोस्त। बदलता नहीं है वो, एक्चुअली उसकी सच्चाई बाहर आ जाती है, फेक कर रहा होता है वो ज्यादातर केसेस में। और जो ईमानदार है तो कहते हैं कि भाई देख ऐसा है, मेरे पास है नहीं अभी, अगर होते तो डेफिनेटली देता यार, तो कुछ और देख ले, किसी और से पूछ ले भाई। ये एक ईमानदारी से बोल दिया आपने। बट मैंने बहुत कम लोगों को देखा जो इतनी ईमानदारी से बात करते हैं। वेरी फ्यू पीपल। ये ईमानदारी। अब आगे लॉयल्टी क्या होती है? लॉयल्टी की डेफिनेशन मैं पढ़ रहा था, मुझे डेफिनेशन ना कोई मैच नहीं कर रही थी लॉयल्टी की। तो फिर एक डेफिनेशन मैंने छोटी सी देखी कहीं पे, तो मुझे एक इंसिडेंट याद आ गया। रोहतक में था मैं, उस टाइम जय सिंह खोखर जी का एक ऑफिस होता था पावर हाउस चौक पे, अच्छा खासा कंप्यूटर सेंटर था। और उनके यहाँ पे एक लड़की थी, शायद वो उनके आई थिंक कंप्यूटर सेंटर को रन करती थी, या वहाँ पे वो मैनेज करती थी, आई डोंट नो दैट, मुझे उनका नाम याद नहीं है। बट एक दिन मैं बहुत सुबह जल्दी पहुंच गया, जबकि मेरी एक जनरल सी आदत है, मुझे कहीं जाना हो तो मैं कई बार बहुत ज्यादा पहले पहुंच जाता हूँ। तो वहां पे वो लड़की थी, हम लोग बात कर रहे थे सिंपल। तो पता नहीं उसने ऐसा कुछ बोला कि सर, सच्चाई वो होती है जो लोग आपकी पीठ पीछे बोलते हैं कई बार, क्योंकि मुंह पे तो कड़वा बनने की हिम्मत किसी में, ज्यादातर लोगों में होती नहीं है, क्योंकि उनको डर लगता है कि यार क्यों बोले हम, हमें क्रिटिसाइज करेगा, या दुनिया भर की चीजें हो सकती है। तो बोलते कई बार सर, सच्चाई जो होती है आपके लोग ना पीठ पीछे बोलते हैं। तो जो पीठ पीछे भी अगर आपकी अच्छी बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप में दम है। और अगर आपके पीठ पीछे लोग बुराई करना चाहते हैं लेकिन सामने से कर नहीं पा रहे हैं, तो या तो वो आपसे डरे हुए हैं, या उनके कुछ लालच है आपसे, कि अगर हम इसको ये बोलेंगे तो फिर हमारे को हो सकता है बुरा ना मान जाए, और अगर बुरा मान गया तो फिर हमारे को कोई काम पड़ा तो हो सकता है कि हमारा काम ना करे। तो दो चीजें हो सकता है बहुत डोमिनेट करती है, उसके डर और आपसे कुछ लालच। अगर दोनों ना हो तो वो ईमानदारी से हो सकता है अपनी बात कहेंगे, आपके पीछे भी वही कहे। और आप सोचिए, अगर आप इंटीग्रिटी है आपके अंदर, अगर आप अपने खुद को लेकर ईमानदार हैं, अगर आप लोगों को लेकर ईमानदार हैं, तो लोग आपके पीठ पीछे क्या बोलेंगे? ज्यादा संभावना है कि वही बोलेंगे जो आप हैं। और अगर आपकी कथनी और करनी में भेद नहीं है, तो ज्यादातर संभावना है कि वही हो। हमारे यहाँ पे एक और चीज होती है हरियाणा में। तो जब कोई बंदा एक्सपायर होता है, जब किसी की स्वर्गवास हो जाता है, तो जैसे हम लोग जाते हैं शमशान की तरफ,
तो एक ये भी लोग अंदाजा लगाने का तरीका है लोगों का कि ये इंसान अच्छा इंसान था या नहीं था, ये देखना कि उसके पीछे जो लोग चल रहे हैं वो कितने ज्यादा है और वो किस तरह की बातें कर रहे हैं। तो अगर किसी के पीछे लोग बहुत ज्यादा जा रहे हैं और वो बात कह रहे हैं कि यार बहुत बुरा हुआ, बहुत अच्छा आदमी था उसके मरने के बाद, तो इसका मतलब हो सकता है कि सच में अच्छा आदमी। और ये किसी को दिखा नहीं रहे हैं, वो अब नेचुरल बात कर रहे हैं क्योंकि सब लोग बात करते हैं पीठ पीछे। तो वो जो पीठ पीछे बात होती है, अगर वही बात होती है, अगर आपकी कथनी और करनी में भेद नहीं है, अगर आप खुद के साथ ईमानदार हैं, तो मुझे लगता है कि ज्यादातर केस में वही आपकी लॉयल्टी होती है कि पीठ पीछे भी लोग उससे वही बातें करते हैं आपकी जो आप होते हो असलियत में। इट डज़न्ट मैटर कि आप प्रोजेक्ट कैसा करते हो। आजकल इमेज बिल्डिंग का बहुत बिज़नेस चल रहा है, कि अंदर से कुछ हो ना हो, इमेज ऐसी बिल्ड करो कि बस अद्भुत लगो आप, लोग दूर से देखें, है ना? तो हमारी माताश्री बोलती थी इस चीज़ को, नहीं, दिखावे में मत जाओ, जो आप हो वही रहो जेन्युइनली। तो आपने देखा भी होगा आजकल जो अमीर लोग हैं ना, वो बहुत कम ऐसा शो करते हैं, जो जेन्युइन अमीर लोग होते हैं कि उनके पास बहुत पैसा है। और जिनके पास कई बार कम पैसा होता है, जानबूझ के वो ऐसे महँगे प्रोडक्ट लेते हैं शो करने के लिए कि हमारे पास बहुत पैसा है और फिर बाद में परेशान होते हैं। इसका जो मैंने एक सबसे बड़ा क्लासिक एग्जांपल देखा, अगर आप लोग रिलेट कर पाएँ तो वो एक हमारे इन्वेस्टर हैं वॉरेन बफेट। तो वो दुनिया के मेरे ख्याल से टॉप 10 रिचेस्ट लोगों में नाम आता है उनका। और वो कभी भी दिखावा नहीं करते, उनको दिखावा क्या करना भाई, कि मेरे पास बहुत पैसा है। मैंने सुना है उनके बारे में, मुझे नहीं पता ये सच है या नहीं, कि वो कई बार सेकंड हैंड गाड़ी यूज़ करते हैं, एक बहुत ऑर्डिनरी से घर में रहते हैं और बहुत ऑर्डिनरी लाइफ़स्टाइल जीते हैं वो, बट हैं वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी। आप देखेंगे मार्क जुकरबर्ग को, आप उनके कपड़ों को देखेंगे तो बहुत सिंपल कपड़े पहनते हैं, एक सिंपल टी-शर्ट होती है और एक सिंपल जीन्स होती है। उनको क्या दिखाना है कि मैं दुनिया का बहुत बड़ा आदमी हूँ कि मेरे को ये महँगे अरमानी सूट पहनने हैं। अरे पहन सकते हो अगर ज़रूरत हो तो, बट वो अपना कंफर्टेबल रहना चाहते हैं। शायद ये स्टीव जॉब्स के साथ भी था। वो तो एक ही, आई थिंक मार्क और स्टीव जॉब्स का शायद उनका कुछ मिलता होगा, तो वो बहुत एक ही टाइप की टी-शर्ट और एक ही टाइप की जीन्स, वही उनके साथ हो सकता है 3-4 उनके पास में, और वही उनको पहनते थे कि दिखाना क्या था कि रोज़ इतना समय खराब ना हो कि आज क्या पहनना है। यहाँ तक की उनकी सोच रही है जहाँ तक मैं ऑब्ज़र्व कर पाया हूँ। तो ये जो दिखावे का गेम है ना, ये पहले तो हमें धोखे में रखता है, क्योंकि हम दिखाते हैं कि हम कुछ और हैं। और फिर वही धोखा हम अपने आस-पास के लोगों में देते हैं और फिर हम लोग बाहर से और अंदर से दोनों जगह से हम लोग परेशान होते हैं। क्योंकि जब हमारी कथनी और करनी में भेद होता है, जब हमारे अंदर और बाहर की लाइफ में भेद होता है, तो वो बंदा सुख शांति से रह पाए, इसकी संभावना बहुत कम है, बहुत कम है। और आपकी पीठ पीछे कोई अच्छी बात करे तो उसकी तो संभावना सच में ही बहुत कम है। तो मेरा तो मानना ये है दोस्तों, सबसे पहले अपने अंदर और बाहर की सच्चाई को स्वीकार करें, एज़ इट इज़ उसको देखें। दूसरा है, जहाँ तक पॉसिबल हो पाए, जो आप बोलें किसी को कमिटमेंट करें, कोशिश करें कि उसको पूरा करें, अपनी तरफ से पूरा प्रयास करें। और अगर नहीं हो पा रहा है तो टाइमली उस बंदे को इन्फॉर्म कर दें कि दोस्त, ये जो मैं तुमको कमिटमेंट किया था ये मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसके लिए या तो तुम मुझे माफ़ी दो या फिर मुझे थोड़ा और टाइम दो इसको करने के लिए। ये मेरे हिसाब से ईमानदारी है। और लॉयल्टी वो है कि जो पीठ पीछे लोग आपकी प्रेज़ कर रहे हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। मुझे पता है, अभी जो हमने ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप का, उसमें लोग सामने आके बोल नहीं रहे हैं। और मैंने जब हरमन से बात किया तो उसने फिर बताया मुझे ये, जबकि उसके मन में तो काफ़ी टाइम से चल रहा था ये, लेकिन वो सामने आके बोल नहीं रहा है। मुझे नहीं पता उसको क्या डर है, उसके क्या लालच है। आई डोंट नो दैट। हो सकता है उसको लग रहा हो कि यार अगर मैं बोलूँगा तो ये बुरा ना मान जाए। बिल्कुल हो सकता है और मान भी सकता हूँ। हो सकता है कि उसको लगे कि अगर मेरे उनको कुछ काम पड़ा, हो सकता है ये बुरा मान जाए तो वो मेरे को उस चीज़ में सपोर्ट ना करें। बिल्कुल हो सकता है। तो जब तक हम अपने डर और लालच में हैं, तब तक हम किसी सही काम को, सही चीज़ को कह पाना, कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए कहा गया है कि हम जब बिना डरे और बिना लालच के कोई काम करते हैं, तो वो एक्चुअल में सही काम होता है। मेरा कल आईसीआई में सेशन था, मैं उनसे पूछा था कि मैंने कहा, वो बोला कि सर डर और लालच तो बहुत आसान, ये तो बहुत नेचुरल है और इसके बिना कैसे करें? मैंने एक छोटा-सा सवाल पूछा। मैंने कहा सोचो कि एक प्लेयर है, क्रिकेट खेल रहा है, सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल है और वो डरा हुआ है, तो आपको क्या लगता है वो अच्छे से खेल पाएगा? तो बच्चों ने कहा नहीं सर। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा दूसरा प्लेयर है जो बहुत मोटिवेटेड है, उसको लगता है कि वो रिजल्ट, उसको ट्रॉफी मिलने वाली है और वो ट्रॉफी पाके ही रहेगा। मैंने कहा क्या वो अच्छे से खेल पाएगा?
कह रहा नहीं सर वो भी नहीं खेल पाएगा। मैंने क्यों नहीं खेल पाएगा भाई? कह रहा उसका ध्यान तो जीतने पे रहेगा, तो उसकी एनर्जी तो सारी आगे की तरफ है, तो बहुत कम संभावना है कि वो खेल पाए। मैंने कहा आप सोचो एक तीसरा प्लेयर है जो ना तो हारने से डर रहा है, बहुत ज्यादा डोमिनेट नहीं कर रहा है डर उसको, और ना ही उसको लालच है कि उसको ट्रॉफी मिले ना मिले, बट वो जो जिस मोमेंट में है अपना जो बेस्ट प्रयास हो सकता है वो कर रहा है, तो उसके अच्छा खेलने की संभावना कितनी ज्यादा है? तो उसने बोला सर बहुत ज्यादा है उसकी तो संभावना। मैंने कहा यही तो बता रहे हैं श्री कृष्ण की भगवत गीता में कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कर्म करने पर है, और जितना तुम उसमें से डर और लालच को निकाल दोगे उतना ही तुम्हारे काम में एक्सीलेंस आता चला जाएगा। जिसको थ्रेड्स में बोला है ना कि एक्सीलेंस के पीछे जाओ, सफलता झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। तो कब आएगी एक्सीलेंस? जब आप जो काम कर रहे हो उसमें अपने डर आपके या तो बिल्कुल ना हो या बहुत कम हो, लालच कि उससे क्या मिलेगा नहीं मिलेगा या तो बिल्कुल खत्म हो जाए या बिल्कुल नॉमिनल सा हो जितना आपको चाहिए, और आपको पता है कि वो तो आप कमा ही लोगे। उन सब चीजों को जब आप देख लोगे, उनको जब ओवरकम कर लोगे, तब आप असली काम कर पाओ। तो आज के लिए मैं आपसे सिर्फ इतना ही शेयर करना चाहता हूँ। आज हमारे सामने एक 3 नए गेस्ट हैं। ईशु तो मेरी सिस्टर है गांव से, तो ये पिछले 2-3 दिन से ट्राई कर रही है कि टाइम से आ जाए। आज मैं चाहूंगा कि रामकेश जी हमारे जीजा जी हैं, वो आज पहली बार आए हैं। विश्व मोहन जी हमारे मित्र हैं, बाय प्रोफेशन ये लोगों को बुक पब्लिशिंग का इनका बिजनेस है और काफी अच्छा काम कर रहे हैं इसमें। और एक हमारे साथी हैं जो पिछले 2-3 दिनों से ट्राई कर रहे थे कि मैं लेट ना हो जाऊं, सुनील जैन जी, और आज वो लेट होने के बावजूद वो खड़े रहे, तो मैंने वो एंट्री कर ही लिया। मैंने कहा चलो सुनील जी आज लग रहा है शिद्दत के साथ खड़े हुए हैं, तो एंट्री कर लेते हैं। तो मैं चाहूंगा सुनील जी एक बार आप बताएं आपके मन में जो भी हो मेरे लिए या सेशंस के लिए, अगर कुछ आप विचार प्रकट करना चाहें अपने, तो कम से कम शब्दों में। नमस्कार संदीप जी। जी। अच्छा लगा आज के आपकी बातें सुन के, अच्छा। सच्चाई झलक रही है। जी शुरुआत भी बैकग्राउंड से करी, वो भी अच्छा था। जी और जितनी बातें आपने कही बच्चों को मैनिपुलेटिव ऑनेस्टी सिखाने की, तो उसको मैं अपने बचपन से रिलेट कर पा रहा था कि जब लैंडलाइन फोन होते थे जिनसे मेरे फादर को डर लगता था, उनका फोन होल्ड या एंगेज हो जाता था, कर देते थे कि अब थोड़ी देर ये बार बार फोन करेगा, और इसको जवाब क्या देना है वो पता नहीं, तो फोन को उठा के उसका रिसीवर साइड में रख दिया। जी या हमने गलती से कुछ फोन उठा लिया तो हमें डांट पड़ती थी कि तूने ये बोला था, ऐसे बोलना था या ऐसे बोलना था। वो मैनिपुलेटिव ऑनेस्टी के बीच में पले बड़े, जी। तो भी चीज को रिलेट कर पाए, अच्छा लगा। थैंक यू सुनील जी। और आप डटे रहे, आज आखिरकार आप डटे ही रहे आप, तो मैंने आपको इसलिए एंटर कर दिया। मैंने कहा जनरली 2-3 बार ऐसा हुआ है सुनील जी चले गए, तो मैंने कहा भाई ठीक है अब क्या एक्चुअली करना। क्या है, मेरा फोन ना रात को 11 बजे टाइमर लगा रखा, ऑफ हो जाए और 7 बजे ऑन हो जाए। और 7 बजे का टाइम मैंने ही आपको सजेस्ट किया था, तो जनरली फोन मैं 7, 7:15 के बाद ही उठाता था। तो आज मैंने सोचा कि ठीक 7 बजे ऑन कर दूंगा, और इस टाइमर को थोड़ा 15 मिनट पहले सरका। हाँ हाँ सर, ये तो इतना तो हमें गैप लेके चलना पड़ेगा सर, हाँ। है ना। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सुनील जी। और आप सर, थैंक यू जी। जितना मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है आपके, अब मुझे लगा कि आप पुराने आपने क्या मैनिपुलेशन सीखा है, बट जितना मेरा आपके साथ में डीलिंग रहा है तो उस पे मैंने हम्म। बहुत कम मैनिपुलेशन पाया आपके, जो भी आप बोलते हैं जो आप करते हैं, तो वो एक ऑनेस्टी की अब झलक आपके थी साथ आपकी। रहेंगे थोड़ा और कम हो जाएगा। सर ये मुझे नहीं मालूम कि आप उसको कम करेंगे या ज्यादा करेंगे, बट हाँ मेरी कोशिश ये है कि जितना मैं अपनी लाइफ को जी पाऊँ उसके हिसाब से, और जितना ठीक तरीके से बात कर पाऊँ वो मैं करूँ, है ना। बाकी आपका कैसा काम है, आपको करना है, आपको देखना है कि आप उसको कैसे करें। हाँ थैंक यू जी, हाँ सुनील जी। जी। विश्व थैंक मोहन यू जी आप कुछ संदीप जी। कहेंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। संदीप जी कैसे हैं, पहले आप ये बताएं। सर क्या बताऊं, सच बताऊं या झूठ बताऊं? नहीं, बिल्कुल सच बताएं। आज तो हमें जस्ट ऑनेस्टली एसजी सुनना है। सर बहुत अगर मैं किसी फिल्म के शब्द उधार लूं, एक मूवी है मांझी, तो उसमें से बोला था शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। और अगर मैं दूसरा बोलूं तो अंदर से बहुत सुख और शांति, बहुत सहजता का महसूस कर रहा हूँ, है ना। तो बहुत आनंद सा लग रहा है अंदर में, बिना मतलब बिना मतलब का आनंद है
है ना? ग्रेट। हमेशा नहीं रहता है, बट काफ़ी समय मैं इसको महसूस कर पाता हूँ। झलक मिलती रहती है मुझे इसकी। ठीक है, ठीक है। जी। कुछ चीज़ तो मैं महसूस कर पा रहा हूँ, बाकी डिटेल में बात हम करेंगे बाद में। बट पहले अभी मैं सेशन के बारे में बता दूँ। एक्चुअली क्या है कि व्हाट्सएप ग्रुप जिस दिन बना था शायद उस दिन ही मुझे समझ में आ गया था कि आपका ग्रुप बना है। बट तो बिज़ी ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि बिज़ी रहने के कारण से मैं आपके स्टार्टिंग के सेशंस जॉइन नहीं कर पाया। इवन फर्स्ट सेशन। बट ये है कि अ, जो फेसबुक पे आपने शेयर किया है या यूट्यूब पे जो शेयर किया है, तो आई थिंक 3-4 सेशन है आपके। जी। उनमें से करीब-करीब 75 टू 80% वीडियोज़ को मैंने देखा। टाइम निकाल करके बड़ा पूरा एक-एक करके कि आप क्या बोल रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो। जी। और ऑनेस्टली बताऊँ तो कुछ बदलाव मुझे दिखा है। अ, जी। जो म इवन लैंग्वेज में, फेस एक्सप्रेशन में जी। और कई चीज़ों में। और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आई थिंक कि इंटेंशन प्योर है और प्यूरिटी की तरफ है। और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इम्प्रूव काफ़ी अच्छा हो रहा है। मैं ये जस्ट ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऑब्जर्वेशन जो मेरी है वो मैं समझ पा रहा हूँ। जी। कहाँ से क्या इंट्यूशन मिली है, दैट आई डोंट नो कि कहाँ से, किधर से, कैसे इंट्यूशन मिली है। लेकिन चेंजेज़ हुए हैं, जो मैं समझ पा रहा हूँ। और जहाँ तक आज के सेशन की बात है, तीनों चीज़ को बड़े अच्छे से आपने डिफाइन किया है। अ, ऑनेस्टी, लॉयल्टी एंड इंटीग्रिटी। इसमें खासकर मैं इंटीग्रिटी के बारे में थोड़ा-सा करूँ कि नॉर्मली लोग क्या हैं कि दूसरे के प्रति तो कई बारी ऑनेस्ट हो जाते हैं। जी। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है, जो ऑनेस्ट है वो ऑनेस्ट होते ही हैं। जी। लेकिन ऑनेस्ट लोगों को भी मैंने अपने प्रति ऑनेस्ट होते हुए नहीं देखा है। और ये जानबूझ के नहीं होता है। मतलब ये जस्ट हो ही जाता है। जैसे कई बार ये होता है कि हेल्थ के बारे में हमें अच्छे से ज्ञान होता है कि हेल्थ ऐसे ठीक होता है। जी। सब पता है कि सुबह उठने से हेल्थ ठीक होगा, जी। लेकिन फिर भी वो नहीं उठते हैं। मेरा भी एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हो। आपका सेशन 7 ओ क्लॉक से जी। मैंने देखा वीडियो चैट में, ये ग्रुप चैट में लिखा हुआ है 7-1 पे एडमिट नहीं, ये नहीं, वो नहीं। अब 1-2 दिन मैंने ट्राई किया 7 ओ क्लॉक उठने का, ताकि सेशन में बैठूँ, देखूँ, नहीं उठ पाया। आज मुश्किल से मैंने अलार्म लगाया है तो जाकर के उठा हूँ, ताकि मैं एक बार देखूँ कि एग्ज़ैक्टली क्या आप बोलना चाह रहे हो। हालाँकि वो तो वीडियो में मैंने देख लिया था, बट फिर भी मुझे एक बार आपसे 1 टू 1 यहाँ पे करना था। तो आप जो भी कर रहे हैं ऑनेस्टली बताऊँ तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। एंड मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और कुछ अलग से क्वेश्चन पूछना चाहिए, चाहे तो आप पूछें मैं नहीं या कुछ पूछना चाह रहा और हूँ सर। अलग या कुछ और अभी जानना चाहें। सवाल-जवाब वाला सिलसिला शुरू करेंगे धीरे-धीरे, है ना? तो पहले मैं थोड़ा-सा अपनी बात का कॉन्टेक्स्ट बना लूँ, फिर हाँ, सवाल-जवाब का बात करेंगे। क्योंकि अगर हम लोग सवाल-जवाब में बहुत ज़्यादा चले जाएँगे अभी, तो फिर बहुत सी चीज़ें गड़बड़ हो जाएँगी, है ना? हुँ, तो पहले मैं एक बार कॉन्टेक्स्ट सेट कर लूँ, फिर मैं सवाल-जवाब के लिए ओपन करूँगा। पहले मैं 8-10 सेशन कर दूँ, ताकि मैं मोटी-मोटी बात कह दूँ अपनी, जो मुझे कहनी है ना? फिर हम लोग सवाल-जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। थैंक यू मिस्टर मोहन जी। और बाकी आपकी फ़ोटो में बहुत चमक रहे हो आप, तो मुझे लगता है कि ये भी शायद असली वाली है, या ये भी चमकाने वाली है, इमेज जैसी दिखा रखी है आपने? फ़ोटो तो असली वाली है, एक बुक लॉन्च हुआ था उसमें मैं गया हुआ था, तो वहाँ की फ़ोटो है। और अभी लाइव इसलिए नहीं आ सकता, सुबह का टाइम है। और ऑनेस्टली बताऊँ तो अभी मैं बस निक्कर और समझ गए बनियान में सर, हूँ। समझ गए सर, समझ गए, चिंता मत करो, इतने तो है सर, समझ। तो ऑनेस्टी क्या है, इसलिए ऑनेस्टी में बताना बिल्कुल बनता है, तो ये मैं थैंक यू बता रहा सर, हूँ। थैंक यू सो मच। मुझे टाइम थोड़ा-सा कम है। रामकेश जी हमारे जीजा जी हैं, और इनसे भी थोड़ा-सा मेरा ट्यूनिंग हल्का-हल्का सा ठीक है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे रामकेश जी? नहीं सर, सॉरी, मैं कल आता हूँ सर। सुबह-सुबह थोड़ा ना मैं बीच में चला गया था एक्चुअली, कोई बात नहीं। कुछ उनसे मिलने चला गया था।
तो पूरी बात सुन नहीं पाया। मैं दिन में सुनता हूँ आपके पूरे इसको स्टार्टिंग से दोबारा फेसबुक पे, और मैं पहले वाले सेशन भी आपके तीनों मैंने सुने हैं, वो भी स्पेशल टाइम। अभी तक आपको क्या महसूस हुआ कि मेरे को कुछ क्या हो गया है या मैं क्या कर रहा हूँ? थोड़ा सा कुछ बताएं, आपके ऑब्जर्वेशन, आपको क्या लग रहा है? देखो सर, कोई अपनी सच्चाई से अगर कोई बात रखता है ना अपनी, बड़ा अच्छा लगता है। आजकल प्रॉब्लम यही है लोगों में कि सच्ची बात कहने वाले लोग मिलते ही नहीं है। बहुत मुश्किल से गिने चुने लोग बचे हुए हैं। सभी ने एक झूठा पर्दा डाला हुआ अपने ऊपर। वो कहते हैं मैं सही हूँ बस, बाकी दुनिया का से उन्हें कोई कांटेक्ट नहीं है। वो अपने आप को सही मानते हैं तो सारी दुनिया उनके लिए सही है। लेकिन सच्चाई, कहते हैं ना, सच्चाई कड़वी होती है और सच्चाई को कोई सुनना नहीं चाहता। बहुत कड़वी होती है ये रामकेश जी, दुनिया मैं की प्रॉब्लम है बताऊं, बहुत। इतनी कड़वी है, मैं बताऊं, मुझे तो स्वीकार अभी तक भी स्वीकार नहीं हो रही है। थोड़ी थोड़ी स्वीकार होनी शुरू हुई है अपने बारे में। तो बहुत सर बुरी ये स्थिति है। प्रॉब्लम, अपनी सच्चाई कोई नहीं सुनना चाहता। वो दुनिया की कहने के लिए तैयार है लेकिन अपनी कोई नहीं सुनना चाहता। ये प्रॉब्लम है चलिए सर, दुनिया की, इसमें भी हम दुनिया लोग की। डिटेल में बात करेंगे आने वाले सेशन में। मैंने कौन से तरीके से इस सच्चाई को जाना और कौन से तरीके से मैंने एक्सप्लोर किया, मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। तो ये चलेगा सर, सेशन करीब करीब हो सकता है 25-30 सेशन हो। उसमें अभी हम लोग सिर्फ कॉन्टेक्स्ट सेट ठीक है। करें ताकि हम एक बार बेसिक काम कर लें, फिर हम लोग उसमें चर्चाएं करेंगे। मैंने क्या सीखा, मैंने कहाँ प्रैक्टिस किया, क्या चीज थी, तो उस पर डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो आज नहीं के लिए सर, आपका आपने जो भी देखा उनमें, आपने अपनी सच्चाई बताई लोगों की, हाँ मैं ये हूँ। और लोग अपने आप को बताते नहीं है, वो दिखाते हैं। अपने आप को बताते नहीं, वो दिखाते हैं, हाँ मैं ये इसके हूँ। लिए ना रामकेश जी एक टैगलाइन है जो बहुत चलती है मार्केट में, जो दिखता है वो बिकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल वही तो चीज ऐसे है। बहुत सारी है जो चल रहा है मार्केट में। और विद्या बालन जी हमारी जो एक बहुत बड़ी साध्वी हैं, तो उन्होंने बोला था कि इंडिया में लोगों को सच्चाई नहीं चाहिए, उनको चाहिए 3 चीजें: एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। चाहे उसमें कितनी बकवासबाजी हो, कितना वल्गर हो, बट उनको सिर्फ मजा चाहिए। और मजा के चक्कर में लाइफ क्या हो जाती है, ये थोड़ा थोड़ा मैं जानने लगा हूँ। ये बिल्कुल ये सच्चाई है सर। जी, थैंक यू रामकेश जी। ईशु बेटा, आप कुछ बोलेंगे अगर आपकी इच्छा हो तो? ईशु बेटा, कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ जी भैया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कुछ कहेंगे आप अगर इच्छा हो रही हो तो बोलने की? क्या बोलूं भैया, मेरे पास तो वर्ड ही नहीं होते हैं। वर्ड नहीं होते, बोलो ना, बिना वर्ड के बोलो। फिर मत सोचो कि क्या बोलना है, दिल से बोलो जो समझ में आ रहा है। बस भैया यही है, मेरे को है ना आपका सेशन लगाना बहुत अच्छा लगता है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कड़वी बातें जैसे आप, अच्छी लगती है मेरी? क्या भैया? मेरी कड़वी बातें अच्छी लगती है तुमको? भैया ये ऐसा सच्चाई तो मतलब कड़वी होती है। मैं ना पहले इशू ना बहुत सेशन देता था, तो उसमें मैं संजीदगी से बात करता था। मैंने हम्म। फॉर्च्यून 500 कंपनी है एक, उसके साथ सेशन किए हैं, तो वहां पे ना बहुत संजीदगी से बात करते हैं। और इतना संजीदगी से करते हैं, कई बार सुपरफिशियल लगता है वो। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हम्म। होता था वो, आज भी मुश्किल है मेरे लिए। बट कई बार लोगों को सिर्फ वही चाहिए होता है, तो फिर थोड़ा हमें बहुत डाइल्यूट करना पड़ता है अपने आप को। बट चलो, कोशिश करेंगे अपनी तरफ से पूरी, जितनी हो पाएगी। हम भी भैया, मैं भी करूंगी भैया ऑनेस्टली से। चलो, गुड लक यार, लेकिन आसान नहीं है ये। संदीप महेश्वरी ने बोला है कि आसान है, आसान मैंने कहा ये आसान नहीं है। आसान नहीं है भैया, आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। ये अपने घर वालों को ये बोलना कि तुम सच में क्या करना चाहते हो और उसके लिए डटना है। बहुत से लोग ना बेवकूफ बनाते रहते हैं, बोलेंगे पढ़ाई करने जा रहे हैं, करते कुछ और है, करना कुछ और चाह रहे हैं, बट बेवकूफ हम्म। बनाते रहते हैं, ढूंढ रहे हैं कुछ और, कहीं और चल रहे हैं। बहुत होता है ये इशू, मैं समझ सकता हूँ यार। बहुत लोगों को देखता हूँ मैं, लोग पढ़ाई के बहाने बहुत बहुत। कुछ टाइम पास कर रहे होते हैं कई बार, है ना? तो बेटा ठीक है, जो भी तुम्हें समझ में आए, जो भी ठीक लगे तुम उसके हिसाब से करो। तो आज मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह ठीक रहा है था, भैया, आप ठीक। लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए, और थैंक यू सो मच। ये सेशन जब तक चलेंगे हम लोग मॉर्निंग में 7 o'clock शार्प शुरू कर देते हैं। मैं 6:45 कोशिश करता हूँ कि शुरू हो जाए, और हम लोग 1-2 भजन सुने, जिससे कि थोड़ा सा हमारा दिन की जो ट्यूनिंग है वो आ जाए उस लेवल। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं अपनी तरफ से पूरी ईमानदार कोशिश करता रहूंगा। उसका क्या होगा नहीं होगा ये मुझे नहीं मालूम। धन्यवाद। ठीक है भैया, थैंक यू।